आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं जो पुरानी हवेलियों, अनसुलझे रहस्यों और रूहानी ताकतों के इर्द गिर्द घूमती है। और हमारे पास जो कहानी का स्रोत है वो एक वीरान हवेली के बारे में बताता है जहां अतीत की गूंज आज भी सुनाई देती है। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ इस कहानी को दोहराएंगे नहीं, बल्कि इसके हर पहलू को खोलकर ये समझेंगे कि डर आखिर पैदा कैसे होता है और क्यों कुछ कहानियां हमें हमेशा याद रह जाती हैं। ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होती है कि क्या होता है जब कोई इंसान अपनी जड़ों की तरफ लौटता है लेकिन वो जड़ें जहरीली हो चुकी हों। वाह। कहानी का केंद्र है उर्मिला, एक विधवा जो अपने 8 साल के बेटे के साथ अपनी पुश्तैनी हवेली में एक नई जिंदगी की उम्मीद लेकर आती है। लेकिन वो हवेली सिर्फ ईंट और पत्थर की इमारत नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक जिंदा चीज की तरह है जो सालों से शायद किसी का इंतजार कर रही थी, और उर्मिला के कदम रखते ही वो जाग जाती है। चलिए इस हवेली के दरवाजे खोलते हैं और देखते हैं अंदर क्या है। तो कहानी का सेटअप तैयार है। उर्मिला अपनी सालों से बंद पड़ी जर्जर हवेली में पहुंचती है। हवेली बहुत बड़ी है, वीरान है, और उसकी मरम्मत के लिए मजदूर लगाए गए हैं। पहली नजर में ये एक घर वापसी जैसी लगती है। हाँ, एक नई शुरुआत। लेकिन माहौल में कुछ भारीपन है, और यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी तत्व सामने आता है, द हॉन्टेड हाउस। मतलब हॉरर कहानियों में हवेली सिर्फ एक लोकेशन नहीं होती, वो खुद एक किरदार होती है। सही बात है। उसकी दीवारें यादें रखती हैं, उसके कोने राज छुपाते हैं। स्रोत में एक लाइन है, ऐसा लग रहा था मानो कोई वर्षों से इंतजार कर रहा था इस हवेली के वारिस का। मतलब उर्मिला का आना एक ट्रिगर था। बिल्कुल, उसने एक सोई हुई चीज को छेड़ दिया है। और इस छेड़छाड़ का नतीजा बहुत जल्दी सामने आता है। पहली ही रात एक बहुत अजीब घटना होती है। क्या होता है? एक पक्षी तेजी से आकर उर्मिला के कमरे की खिड़की से टकराता है और वहीं मर जाता है। अच्छा। वो उठकर देखती है तो शीशे पर फंसे उस पक्षी के शरीर से खून की बूंदें फर्श पर टपक रही होती हैं। ये नजारा ही बहुत डरावना है। हाँ, और यहाँ कहानी बड़ी चालाकी से डर का एक पैमाना सेट करती है। ये सिर्फ एक बुरा शगुन नहीं है। नहीं, यह एक प्रदर्शन है। ये एक शक्ति ये दिखा रही है कि वो बाहरी दुनिया की चीजों को भी कंट्रोल कर सकती है, यहाँ तक कि उन्हें मार भी सकती है। ये पहली चेतावनी है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब उर्मिला हिम्मत करके उस मरे हुए पक्षी को बाहर फेंक देती है। अगली सुबह जब वो मजदूरों से इसके बारे में पूछती है तो सब हैरान हो जाते हैं। नीचे न तो कोई मरा हुआ पक्षी मिलता है, न खून का कोई निशान, कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि एक पंख तक नहीं, सब कुछ गायब। ये घटना बहुत महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक भूतिया हरकत नहीं है, ये उर्मिला की हकीकत पर, उसकी रियलिटी पर हमला है। हकीकत पर हमला। हाँ, मतलब जब सबूत ही मिटा दिया जाए तो आप किस पर यकीन करेंगे? अपनी आंखों पर, या इस बात पर कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं? सही बात है। ये डर का वो स्तर है जहां अलौकिक शक्ति सिर्फ डराती नहीं बल्कि आपके दिमाग से खेलने लगती है। वो कह रही है, यहाँ मेरे नियम चलते हैं, तुम्हारे नहीं। और ये नियम जानलेवा भी हैं, क्योंकि इसके फौरन बाद हवेली की छत से एक मजदूर गिरकर मर जाता है। ओहो। कुछ लोग कहते हैं उसने आत्महत्या की, कुछ कहते हैं कि ये बस एक हादसा था। लेकिन अब तक हम समझ चुके हैं कि ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। शक्ति ने चेतावनी से आगे बढ़कर अब जान लेना शुरू कर दिया है। पहले एक पक्षी जो एक प्रतीक था, अब एक इंसान। ये एक तरह से एस्केलेशन है। और वो भयानक मोड़ आता है एक फुसफुसाहट के साथ। जब उर्मिला उस मजदूर की मौत की खबर सुन रही होती है, तभी उसके कान में कोई फुसफुसाता है। क्या? अपने बच्चे को बचा सकती है तो बचा ले। बाप रे, यहाँ कहानी डर का पैमाना ही बदल देती है। अब तक का डर माहौल से पैदा हो रहा था, है ना? हाँ। हवेली डरावनी है, घटनाएं डरावनी है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस एक फुसफुसाहट के साथ डर अब पर्सनल और सीधा हो गया है। वो शक्ति अब सिर्फ माहौल में नहीं, उर्मिला के दिमाग में घुस गई है। ये एक सीधी धमकी है। और इस धमकी का निशाना है उसका बेटा। वो भागकर अपने कमरे में जाती है और जो नजारा देखती है वो किसी भी माँ का सबसे बड़ा डर होगा। क्या देखती है वो? उसका 8 साल का बेटा खिड़की पर खड़ा है और कूदने ही वाला है। हे भगवान! वो किसी तरह उसका पैर पकड़कर उसे अंदर खींचती है, पर बच्चा जिद कर रहा है जैसे कोई और उससे ये करवा रहा हो। और बच्चों को निशाना बनाना हॉरर का एक बहुत पुराना और असरदार तरीका है, क्योंकि बच्चे मासूमियत का प्रतीक होते हैं। सही बात। जब कोई बुरी शक्ति एक बच्चे को काबू करती है तो ये डर के साथ साथ एक गहरी असहजता भी पैदा करती है। उर्मिला को एहसास होता है कि ये लड़ाई सिर्फ उसकी नहीं, उसके बेटे की जान की है। बिल्कुल, अब वो सिर्फ डर नहीं रही,
अब वो एक माँ है जो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। घबराई हुई उर्मिला अब सच जानना चाहती है। वो मजदूरों से पूछती है तो एक बूढ़ा मजदूर उसे एक सलाह देता है, अगर हवेली का सच जानना है तो अपने पुरखों की कहानी पढ़ो। अच्छा, वो किताब गांव के पुराने सरपंच के बेटों के पास मिलेगी। ये भी दिलचस्प है। लोक कथाओं में अक्सर एक ज्ञानी बूढ़े का किरदार होता है जो उस रहस्य की चाबी रखता है जिसे मॉडर्न लोग समझ नहीं पाते। ये किरदार उर्मिला को तर्क से परे देखने का रास्ता दिखा रहा है। तो उर्मिला सरपंच के घर से वो किताब लाती है और उसे पढ़ती है, और यहीं हवेली का वो काला सच सामने आता है जो सदियों से दफन था। क्या सच था? कहानी कुछ यूं है कि सालों पहले हवेली में एक नौकर और नौकरानी थे जो एक दूसरे से प्यार करते थे। ठीक है। एक दिन रानी के गहने चोरी हो गए और शक के आधार पर राजा ने उस नौकरानी को जिंदा दीवार में चुनवा देने की सजा दे दी। क्या? सिर्फ शक की बिना पर? ये तो अन्याय है। हाँ, और यहीं से उस हवेली की जमीन में नफरत और बदले का बीज बोया गया। और उस बीज को और खाद मिली जब उस नौकरानी के गम में उसके प्रेमी मतलब उस नौकर ने भी अपनी जान दे दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। और भी कुछ है। इसके ठीक 1 महीने बाद उसी राजा ने अपनी ही तलवार से गला काटकर आत्महत्या कर ली। तो अब सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। हवेली में जो हो रहा है वो सिर्फ भूत प्रेत का साया नहीं है। नहीं, ये अन्याय का बदला है। उन 2 आत्माओं को कभी शांति नहीं मिली क्योंकि उन्हें न्याय नहीं मिला था। राजा की आत्महत्या शायद उनका पहला बदला था। और अब उनका गुस्सा उस खानदान के हर वारिस पर निकलेगा। उर्मिला और उसका बेटा अनजाने में उस सदियों पुराने अन्याय की कीमत चुकाने की कगार पर है। सच जानते ही उर्मिला का एक ही मकसद होता है, किसी भी तरह अपने बेटे को यहां से दूर ले जाना। वो उसी रात अपनी कार से एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ती है। लेकिन क्या वो आत्माएं उसे इतनी आसानी से जाने देंगी? मुझे तो नहीं लगता। जाहिर है नहीं। रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार पलट जाती है। इससे पता चलता है कि उन आत्माओं का असर सिर्फ हवेली की दीवारों तक ही नहीं, वो उसका पीछा कर रही हैं। हाँ, ये हॉरर का वो रूप है जहाँ कोई सेफ जगह नहीं बचती। हाँ। आप भाग तो सकते हैं लेकिन छिप नहीं सकते। किस्मत से वो और उसका बेटा बच जाते हैं और उस सुनसान सड़क पर मदद के लिए भागते हैं। तभी उन्हें एक कार आती दिखती है। एक उम्मीद की किरण। हाँ, उर्मिला उसे रोकती है। कार में एक पुलिस ऑफिसर है। उसे देखकर उर्मिला की जान में जान आती है। उसे लगता है कि अब वो सुरक्षित है, कानून की पनाह में है। और ये एक क्लासिक हॉरर ट्रोप है, द फेलियर ऑफ अथॉरिटी। पुलिस, विज्ञान, तर्क, ये हमारी मॉडर्न दुनिया के सुरक्षा कवच हैं। हमें एक पल के लिए लगता है कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हॉरर का काम ही इन सुरक्षा कवचों को तोड़ना है। बिल्कुल। और वो कवच बहुत बुरी तरह टूटता है। ऑफिसर उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जा रहा होता है कि अचानक सड़क पर एक बूढ़ा आदमी गिरा हुआ दिखता है। अच्छा। ऑफिसर इंसानियत के नाते उसे बेहोश समझकर गाड़ी की पिछली सीट पर बिठा लेता है और बस यहीं से सब कुछ बदल जाता है। मदद करने का एक नेक काम अब उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। हाँ, अचानक उस बूढ़े आदमी का हाथ बिजली की तेजी से ऑफिसर की गर्दन पर पहुंचता है और वो उसका गला घोंटने लगता है। क्या? ऑफिसर किसी तरह ब्रेक लगाता है, अपनी गन निकालता है और उस बूढ़े के सर में गोली मार देता है। और फिर आता है कहानी का सबसे ठंडा, सबसे डरावना पल। हाँ। स्रोत कहता है बूढ़े के सर में गोली लगने से भी उसकी जान नहीं जाती है। सोचिए, उस एक पल में पुलिस ऑफिसर का तर्क, उसकी बंदूक, उसकी यूनिफॉर्म, सब कुछ बेकार हो जाता है। सब कुछ। वो और उर्मिला दोनों समझ जाते हैं कि ये कोई इंसान नहीं है, ये तर्क और विज्ञान की पूरी तरह से हार है। बिल्कुल। जब आपका सबसे बड़ा हथियार, एक बंदूक, बेअसर हो जाए तो आपके पास भागने के अलावा क्या रास्ता है? कोई रास्ता नहीं। ऑफिसर किसी तरह खुद को छुड़ाता है और तीनों गाड़ी से निकलकर अंधेरे में भागते हैं। कुछ दूर भागने पर उन्हें एयरपोर्ट की जगमगाती लाइटें दिखती हैं। वो रोशनी उम्मीद की किरण जैसी है। हाँ, वे किसी तरह भागकर एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं और आखिरकार उनकी जान बच जाती है। तो उर्मिला और उसका बेटा उस भूतिया हवेली के चंगुल से बच निकले। वे शारीरिक रूप से सुरक्षित हैं। लेकिन कहानी का अंत एक अधूरेपन का एहसास छोड़ जाता है ना? हाँ, हवेली अभी भी वही है और उसमें वो आत्माएं भी। बदला पूरा नहीं हुआ, सिर्फ उनका शिकार हाथ से निकल गया। सही कहा। ये कहानी इस बात पर जोर देती है कि कुछ अन्याय इतने गहरे होते हैं कि उनकी गूंज वक्त और मौत के बाद भी जिंदा रहती है। उर्मिला का बचना उसकी हिम्मत की जीत है, लेकिन ये उन आत्माओं की हार नहीं है। बिल्कुल। वो हवेली अब भी एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो शायद किसी अगले वारिस का इंतजार कर रही है।
उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ है, बस कुछ वक्त के लिए थम गया है। तो श्रोत की ये कहानी हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है, जो सिर्फ भूतों के बारे में नहीं है। हाँ, एक सवाल जो सुनने वालों के लिए है, क्या उस हवेली का अभिशाप कभी खत्म होगा, या फिर यह कहानी इस बारे में है कि